बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। सरसों का रबी तिलहनी फसलों में प्रमुख स्थान है। सरसों की जो खेती है वो सीमित सिंचाई दशा में भी आसानी से की जा सकती है। बता दें आपको कि अगर उन्नत विधियों का उपयोग कर लिया जाए तो इसके उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि भी की जा सकती है। सरसों का हमारी देश की अर्थव्यवस्था में काफी विशेष स्थान है। साथ ही आपको बता दें हमारे किसान इसकी खेती करके अच्छा मुनाफा अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो उपयोग है वो मिश्रित फसल के तौर पर भी किया जा सकता है। सरसों हमें दो रूप से फायदा देती है। एक तो बीज के तौर पर हम मसाले के रूप में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही साथ खाद्य तेल के तौर पर भी इसका हम उपयोग कर सकते हैं। तो आज के कृषि विशेष में बात सरसों की उन्नत खेती की। नमस्कार, दूरदर्शन किसान के कृषि विशेष कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे सरसों की उन्नत खेती की। सरसों भारत के विभिन्न राज्यों में उगाई जाने वाली फसल है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी खेती प्रमुखता से राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, गुजरात, असम, झारखंड, बिहार और पंजाब में की जाती है। सरसों का भारतीय रसोई में एक महत्वपूर्ण खाद्य हिस्सा है। सरसों का तेल न केवल खाद्य तेल के रूप में प्रयोग होता है, बल्कि ये औषधि और उद्योगों में भी महत्वपूर्ण है। सरसों के पत्ते को सब्जियों में इस्तेमाल किया जाता है और सरसों की खली दुधारू पशुओं के लिए महत्वपूर्ण चारा स्रोत होती है। सरसों के तेल का उपयोग विभिन्न भारतीय व्यंजनों में किया जाता है। इन्हीं कारणों से इसे बहुउद्देशीय फसल माना जाता है। सरसों की खेती की विशेषता ये है कि ये सिंचाई के साथ साथ बिना सिंचाई किए भी हो सकती है, जिससे किसानों को विभिन्न प्राकृतिक परिस्थितियों में उपज मिलती है। उन्नत तकनीकों को अपनाकर सरसों की औसतन पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। उन्नत किस्मों का चुनाव कर सरसों की खेती करना फायदे का सौदा है। किसी भी फसल की अगर खेती वैज्ञानिकों के तरीकों से की जाए तो अच्छी पैदावार हासिल की जा सकती है। बता दें आपको कि खेती के दौरान वैज्ञानिकों की सलाह बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो आइए सरसों की उन्नत खेती के बारे में जानते हैं और जानते हैं हमारे विशेषज्ञों की क्या खास सलाह है इसको लेकर। सरसों को मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। सरसों की बुआई का उपयुक्त समय सितंबर के अंतिम सप्ताह से अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक है। सरसों की खेती करने के लिए भूमि को पहले अच्छी तरह से तैयार किया जाना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता अनुसार गहरी जुताई और कल्टीवेटर और पाटा लगाकर खेत को तैयार किया जाता है। सरसों की खेती के लिए ठंडे और सूखे मौसम की आवश्यकता होती है, जिससे ये फसल सही ढंग से उग सके। सरसों की फसल के लिए 18 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान होना चाहिए। सरसों की फसल के लिए दोमट भूमि सर्वोत्तम होती है, जिसमें कि जल निकास उचित प्रबंधन होना चाहिए। सरसों की खेती के लिए दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। सामान्यतः मृदा का पीएच मान 7 से 8 होना चाहिए। तो सरसों के कई प्रकारों की खेती हमारे क्षेत्र में की जाती है। इसमें तोरिया, राई, भूरी सरसों और पीली सरसों आदि प्रमुख है। तो इन सभी की खेती हमें रबी के समय में करना होता है। इसके लिए जो बुआई का उपयुक्त समय है वह सितंबर अंत से लेके अक्टूबर मध्य तक या अक्टूबर के माह तक होता है। आमतौर पर खरीफ की फसल को निकलते से ही जो संचित नमी है उसका उपयोग करते हुए खेत की तैयारी करके सरसों की जुताई और बुआई की जाती है। परंतु यदि हमारे पास सिंचाई के साधन है तो हम पलेवा करके भी खेत को तैयार कर सकते हैं। सरसों की खेती के लिए खेत की तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई करनी चाहिए। इसके बाद से 3 जुताइयां देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए। इसकी जुताई करने के पश्चात पाटा लगाकर खेत को समतल करना बेहद जरूरी है। पाटा लगाने से सिंचाई करने में समय और पानी की बचत होती है। किसान भाइयों, सरसों हमारे उत्तरी भारत की एक प्रमुख तिलहनी फसल के रूप में उगाई जाती है। सरसों की उत्पत्ति भारतीय उपमहाद्वीप
से लेकर अफ़गानिस्तान के मध्य तक मानी जाती है और इन क्षेत्रों में सरसों की खेती काफ़ी पुराने समय से खेती की जा रही है। 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व से सरसों की खेती के प्रमाण इन क्षेत्रों में होने के मिलते हैं। सरसों मुख्य रूप से रबी की फसल के रूप में उगाई जाती है। सरसों की खेती हल्की दोमट मिट्टी में, चिकनी मिट्टी में और हल्की बारीक महीन मिट्टी में खेती की जाती है, जिसमें जीवांश पदार्थों की मात्रा अधिक होना चाहिए। साथ ही इसका पीएच 6.5 से 7.5 के बीच में होना उत्तम माना जाता है। सरसों की खेती के लिए उन्नत किस्मों का चयन करना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि बेहतर किस्मों का चुनाव ही फसल की उत्पादकता और गुणवत्ता पर सीधा प्रभाव डालता है। सरसों की उन्नत किस्मों में जवाहर सरसों 2, जवाहर सरसों 3, राज विजय सरसों 2, पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 27, RDN 73, आशीर्वाद और नवगोल्ड सरसों का चयन कर सकते हैं। साथ ही सिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल की बुआई के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से प्रयोग करना चाहिए। सरसों की फसल के लिए बीज जनित रोगों की सुरक्षा के लिए 2 से 5 ग्राम थिरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करके बुआई करनी चाहिए। हमें पहले उन्नत किस्मों का चुनाव करना होता है। सरसों की विभिन्न प्रकार की जो उन्नत किस्में हैं, जैसे तोरिया के लिए जवाहर तोरिया का उपयोग कर सकते हैं, जवाहर तोरिया 1 का उपयोग कर सकते हैं, भवानी किस्म का उपयोग कर सकते हैं और सरसों तोरिया की एक पुरानी किस्म है T9, इसका भी काफ़ी अच्छा किसान भाई उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं, तो इसकी भी हम बुवाई कर सकते हैं। जवाहर सरसों 2, जवाहर सरसों 3, राज विजय सरसों 2 का भी उपयोग कर सकते हैं। ये उन्नत किस्में हैं, इनका उपयोग हम कर सकते हैं। साथ ही जो पीली सरसों हैं उसमें नवगोल्ड नामक किस्म का उपयोग हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा क्षेत्र में करते हैं। ये अच्छी किस्म है, इसका भी उपयोग हमारे किसान भाई कर सकते हैं। मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता बनाए रखने के लिए उर्वरकों का संतुलित उपयोग करना बेहद जरूरी है। मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों की मात्रा निर्धारित की जा सकती है। सरसों की फसल नाइट्रोजन के प्रति अधिक संवेदनशील होती है व इसकी आवश्यकता भी अधिक मात्रा में होती है। असिंचित क्षेत्रों में सरसों की फसल में 40 से 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस, 20 किलोग्राम पोटाश व 20 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता है, जबकि सिंचित फसल को 80 से 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 20 से 40 किलोग्राम पोटाश व 20 से 40 किलोग्राम सल्फर की आवश्यकता होती है। सरसों की बुआई के लिए हमें लगभग 5 से 6 किलोग्राम बीज की मात्रा 1 हेक्टेयर के लिए लगती है। बारीक सरसों होने पर या राई होने पर इसकी मात्रा में और कमी हो जाती है। तो किसान भाइयों, अच्छी किस्म का चयन करके उसका बीज लेने के पश्चात हमें बोने के पूर्व बीज का उपचार आवश्यक रूप से करना चाहिए। इसके लिए हम कार्बेंडाजिम नामक दवा का उपयोग कर सकते हैं, जो कि 1 किलो बीज के लिए 2 से 3 ग्राम लगती है। बहुत हल्का सा पानी बीज के ऊपर छिड़क के हमें ये जो रासायनिक फफूंदनाशक है इसका उपयोग करें, अथवा जैविक फफूंदनाशक में ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 किलो बीज पर 5 से 10 ग्राम की दर से इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और हाथों में दस्ताने और मुंह पर मास्क लगाकर ये दवा जो है हम बीज पर अच्छे से मिला दें। और इसके बाद हमें जो जैविक कल्चर होते हैं, जिसमें एजोटोबैक्टर कल्चर है और पीएसबी कल्चर है, उसका भी उपयोग आवश्यक रूप से करना चाहिए, जो फसल को, पौधों को अच्छा उत्पादन देने में, अच्छा पोषण देने में मदद करते हैं। तो किसान भाइयों, बीज उपचार और बीज निवेशन करने के पश्चात जब आपका बीज तैयार हो जाए तो इस बीज को अच्छी पकी हुई खाद के साथ मिलाकर सीड ड्रिल से इसकी बुआई करें। हाथ से भी इसकी बुआई देशी हल के पीछे की जा सकती है। तो इसके लिए उन्नत बीज बुआई यंत्रों का उपयोग करें और बीज की बुआई करें। बीज को अधिक गहरा नहीं बोना चाहिए। खेत में बोते समय हमें ध्यान रखना चाहिए कि नमी पर्याप्त मात्रा में हो, और अगर हम सूखे में बो रहे हैं तो उसके पश्चात हमें तुरंत सिंचाई करनी चाहिए। तो किसान भाइयों, इस तरह फसल की बुआई करने के पश्चात हमें ये देखना होता है कि फसलों के पौधों की संख्या पर्याप्त मात्रा में हो। अधिक पौधे हैं तो हमें विरलन करना चाहिए, यानी कि थिनिंग करना चाहिए, और बुआई के 10-15 दिन बाद जो अधिक पौधे हैं उनको निकाल लेना चाहिए। यदि पौधों की संख्या कम है तो हमें लाइनों में जहाँ पर पौधे कम दिखाई दे रहे हैं वहाँ पर हम बीज बोकर भी जो कम पौधे हैं उनकी भरपाई कर सकते हैं। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें उत्पादन में नुकसान उठाना पड़ेगा। तो कम पौधे होने पर हम अलग से बुआई करें और ज़्यादा पौधे होने पर उनको निकाल लें, ये आवश्यक रूप से हमें करना चाहिए।
सिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की आधी मात्रा व फास्फोरस, पोटाश एवं सल्फर की पूरी मात्रा को बुआई के समय बीज से 5 सेंटीमीटर नीचे मृदा में देना चाहिए तथा नाइट्रोजन की शेष आधी मात्रा को पहली सिंचाई के साथ देना चाहिए। सिंचित क्षेत्रों में उर्वरकों की पूरी मात्रा बुआई के समय खेत में डाल देनी चाहिए। सरसों की फसल से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्वों का इस्तेमाल भी बेहद जरूरी होता है। जिंक की कमी वाली मृदा में जिंक डालने से करीब 25 से 30% तक पैदावार में वृद्धि होती है। जिंक की पूर्ति के लिए भूमि में बुआई से पहले 25 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति हेक्टेयर अकेले या जैविक खाद के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अगर खड़ी फसल में जिंक की कमी के लक्षण दिखाई दें, वह 0.25 प्रति बुझे हुए चूने का घोल बनाकर छिड़काव करना चाहिए। बोरोन की कमी वाली मृदाओं में 10 किलोग्राम बोरेक्स प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के पहले मिट्टी में मिला देनी चाहिए। असिंचित दशा में यदि हम सरसों वर्ग की फसलें लगा रहे हैं तो हमें 30 से 40 किलो नाइट्रोजन, 20 से 30 किलो स्फूर और 20 से 30 किलो ही पोटाश की आवश्यकता होती है। ये मात्रा हमें मिट्टी परीक्षण करके निर्धारित करना होता है। यदि हम मिट्टी परीक्षण करेंगे तो पौधों को हम सही पोषण दे पाएंगे, और यदि हम किसी कारणवश मिट्टी परीक्षण नहीं करा पा रहे हैं तो अनुशंसित मात्रा का उपयोग करना चाहिए। तो जो मैंने अभी आपको मात्रा बताई, इसको हमें बोते समय मिट्टी में अच्छे से मिला देना चाहिए। बीज के नीचे उर्वरकों को देना चाहिए। यदि हम सिंचित दशा में कर रहे हैं तो नाइट्रोजन जो है उसकी मात्रा हमें 100 किलोग्राम प्रति हेक्टर, फास्फोरस 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टर और पोटाशियम जो है वो 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टर की पूर्ति करना होता है। इसमें नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा बोते समय हमें खेत में देना होगा, और बची हुई नाइट्रोजन यानी कि लगभग 50 किलो नाइट्रोजन हमें पहली सिंचाई के समय फसल को देना चाहिए। किसी भी फसल से अच्छा लाभ प्राप्त करने के लिए उस फसल में सही समय पर सिंचाई करने की भी जरूरत रहती है। अन्य फसलों की भांति सरसों की फसल में भी उचित समय पर सिंचाई कर किसान भाई अच्छी पैदावार हासिल कर सकते हैं। सरसों की फसल में पहली सिंचाई फूल आने के पहले करनी चाहिए और दूसरी सिंचाई फलियों में दाने भरने की अवस्था में करनी चाहिए। यदि जाड़े में वर्षा हो जाती है तो दूसरी सिंचाई ना भी करें तो उपज अच्छी प्राप्त हो जाती है। फसल में फूल आने के पहले एक सिंचाई करना चाहिए और फलियों में दाना भरते समय भी एक सिंचाई करना चाहिए। यदि इन दोनों अवस्थाओं पे खेत में नमी रही तो हमें उत्पादन में अच्छा प्रभाव देखने को मिलता है। यहाँ कार्यक्रम में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए कार्यक्रम कृषि विशेष और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तर प्रदेश, हमारी टीम पहुंची हरियाणा, डीडी किसान की टीम पहुंची उत्तराखंड, हिमाचल पहुंची डीडी किसान की टीम, डीडी किसान की टीम पहुंची मेघालय। नमस्कार, बहुत स्वागत। डीडी किसान देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। सरकारी योजनाओं को पाकर हमारे किसान तरक्की की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और मैम धन्यवाद, बहुत बहुत आपका बहुत धन्यवाद दूरदर्शन डीडी किसान का। खेती बाड़ी घाटे का सौदा है, कभी फायदा नहीं, अभी तो काफी फायदा है। भारत के कोने कोने से देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। किसी भी फसल की अगर हम खेती करते हैं तो उसमें कीट व्याधियां भी देखी जा सकती हैं। सही समय पर उनसे बचाव और उपचार करके हम पौधों को नुकसान से बचा सकते हैं। आइए इसी के संदर्भ में जानकारी हासिल करते हैं। सरसों की फसल में सबसे ज्यादा सफेद रतुआ रोग लगने का खतरा होता है। साथ ही इस फसल में झुलसा या काला धब्बा रोग, चैंपा, साथ ही आरा मक्खी रोग लगने का भी खतरा होता है। सफेद रतुआ रोग सरसों की फसल में 10 से 18 डिग्री तापमान होने पर लगता है। तब पौधों की पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रंग के फफोले बनते हैं।
इस रोग के नियंत्रण के लिए किसान भाई मैनकोजेब 1250 ग्राम प्रति 500 लीटर पानी में घोलकर 10 दिन के अंतराल में प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करें। सरसों की फसल में आरा मक्खी कीट लगने की भी आशंका होती है। इस कीट की सूंडियां पत्तियों के किनारे पर छेद बनाती हैं। इसके नियंत्रण के लिए मेलाथियन 50 EC की 1.5 लीटर मात्रा को 700 से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। फसल में सबसे ज़्यादा प्रकोप वाइट रस्ट यानी सफ़ेद रतुआ बीमारी का देखने को मिलता है। इस बीमारी में प्रारंभ में पत्तियों के निचली सतह पर सफ़ेद रंग के फफोले पड़ना प्रारंभ होते हैं और धीरे धीरे ये पत्ती में फैल जाते हैं निचली सतह में, और पत्ती ऊपर से भूरे रंग की, गहरे भूरे रंग की होने लगती है और धीरे धीरे पत्ती सूखने लगती है। ऐसी अवस्था में जब इस कीट का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा होने लगे तो हमें मैनकोजेब 0.2% की दर से उसका छिड़काव करना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर अन्य अनुशंसित दवाओं का भी हम उपयोग कर सकते हैं। वर्तमान समय में हमारी जो सरकार है वो हमारे किसानों के हित के लिए नई नई योजनाएं लेकर आ रही है और उनकी मदद भी कर रही है। हमारी सरकार के प्रयास यही है कि हमारे किसानों को ज्यादा से ज्यादा मदद मिल सके और वो आर्थिक रूप से मजबूत हो सके। कुछ किसान भाई ऐसे भी हैं जो सरसों के तेल का व्यवसाय कर रहे हैं और ये एक लाभदायक उद्यम है। बीज से तेल के निर्माण की पूरी प्रक्रिया बहुमुखी है, जिसमें बीज की सफाई, तेल निकालना, छानना, तेल शोधन, कई चरण शामिल हैं। इसके लिए तेल निकालने की मशीन या स्पेलर की जरूरत पड़ती है। इस काम को आसान बनाने के लिए वर्तमान सरकार ने नई योजनाएं बनाई हैं, जिसका किसान भाई लाभ उठा सकते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं राज मोहम्मद, जो ग्वालियर के रहने वाले हैं। कृषि विशेष के लिए हम लोग पहुंचे हैं ग्वालियर के संभाग में। यहाँ पर सरसों की खेती बहुत अच्छी तरीके से होती है। जब सरसों की खेती होती है तो उसके लिए बहुत सारे स्पेलर भी लगे हुए हैं। मैं एक स्पेलर पे आया हूँ। यहाँ पर हमारे साथ राज मोहम्मद जी हैं। उनसे जानते हैं किस प्रकार से उनका काम चल रहा है। राज जी, बताइए कि किस प्रकार से आपका काम चल रहा है और सरकार की कौन सी योजना का आपने लाभ लिया है, ये बताइए। ये योजना PFAME योजना के तहत ये मेरे को लाभ मिला है और ये लोन मिला मेरे को 6,76,000 रुपये का, जिसके तहत मैंने ये काम, पहला मेरा बहुत छोटा था, सन 2012-13 में मैंने ये काम करा था, जब मेरी एक छोटी मशीन थी। पहले मेरे पिताजी करते थे इसको छोटे से स्तर से, पिराई वगैरह या मजदूरी की रेट में। फिर ये PMFE योजना के तहत जो अधिकारी जो आए तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप इससे लोन लें और ये गवर्नमेंट की योजना है और लोन लेकर आप इस कारोबार को और बढ़ाएं। जब फिर मेरे को मैं किधर ही नहीं गया, मेरे को सब कुछ बैंक वगैरह जो भी कुछ था सब इन्होंने करा के दिया और मेरे को एक कागज़ दे दिया कि आपका लोन हो चुका है और आप अपने लोन से पैसा निकाल के और अपने इस काम को बढ़ाएं। तो फिर मैंने ये 2 मशीनें, ये आप दिखाएं, ये 2 मशीनें मैंने ये ली हैं और इससे मेरा काफ़ी रोज़गार बढ़ा। मैं पहला बेरोज़गार था और आज मेरे को 2 पैसे बच रहे हैं और मेरा परिवार सब खुशहाल है और मैं बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोग बेरोज़गार हैं अपने ग्वालियर क्षेत्र में या अपने देश में, तो ये गवर्नमेंट बहुत अच्छी तरह काम कर रही है और इनने लोगों को लोन इतना पैसा दिया, मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो उसके तहत सब लोग इसका लाभ उठाएं और भरपूर अच्छा पैसा कमाएं और अच्छा कारोबार है ये, इसको बढ़ावा दें। अच्छा, इसको लोन प्राप्त करने के लिए आपको कोई परेशानी हुई है, कहीं जाना पड़ा है? कोई परेशानी नहीं हुई सर। मैं तो ये सोच ही नहीं रहा था कि मेरा लोन हो रहा है। मैं तो एक सपने में सोच रहा था कि लोन हो ही मेरा, लेकिन ये अचानक आए और लोन हुआ। 1 रुपये का मेरा कोई खर्चा नहीं है। यहाँ तक कि यहाँ की जो टीम आई वो खुद जाकर अपना पेट्रोल फूक रहे, अपना सब कुछ खर्चा करके। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। मेरे को जब तक विश्वास नहीं हुआ, जब तक वो मेरे पास अकाउंट में या मेरी जो भी उन्होंने मेरे को चेक दिया कि जी आपका पैसा आ चुका है, जब तक मेरे को विश्वास नहीं हुआ। मैंने कि बताओ, इस तरीके से भी मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं उनको। बहुत बहुत कैसे शुक्र अदा करूँ मैं उनका कि उन्होंने इतना अच्छा मेरा कारोबार बढ़ाया और मेरी 2 पैसे की उन्नति हुई। तो राज जी, ये बताइए कि जिस तरह से आपका कारोबार चल रहा है, मैं देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा कारोबार चल रहा है, काफ़ी अच्छी आपकी कमाई भी हो रही है जैसा आपने बताया। तो आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि अगर पैसा नहीं है तो गवर्नमेंट, अपने मोदी जी के केंद्र सरकार के द्वारा काफ़ी सहयोग मिल रहा है और वो काफ़ी पैसा दे रहे हैं। आप लोग आगे आएँ, कारोबार करें, गवर्नमेंट कभी पीछे नहीं हटी है और वो तुमको पैसा देगी और आप इसमें आएँ। मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग इसमें आएँ। ये काम बहुत अच्छा है और इससे लोन लेकर और गवर्नमेंट से पैसा लेकर और
आपको कोई साहूकार या कोई दबाव के प्रेशर से कोई पैसा नहीं मांगता, आराम से आपकी किस्त कटेगी और आपका इतना निकल जाएगा कि आपका घर बार अच्छा चलेगा और आपकी किस्त कट जाएगी, बढ़िया आपका काम चलेगा और अच्छी कमाई है इसके अंदर। राज मोहम्मद को सरकारी योजनाओं के बारे में बताने और जानकारी देने में ग्वालियर के वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारियों द्वारा भी काफी मदद मिली, जिससे उनके रोजगार को और तेल से जुड़े इस काम को करने में काफी मदद मिली। अपनी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के बारे में श्री राज मोहम्मद ग्राम सिंगौरा से मैंने संपर्क किया और इस योजना के बारे में विस्तार से इनको समझाया। इनके इस योजना बहुत अच्छी लगी और इनको 6,75,000 का बैंक फाइनेंस कराया। इसमें इनको 35% अनुदान शासन केंद्र सरकार की स्कीम प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत इनको अनुदान भी दिया और इस योजना से श्री राज मोहम्मद बहुत ही प्रसन्न हैं और इनके द्वारा भी अन्य किसानों को भी इस योजना के बारे में बताया जा रहा है और मैं जगह जगह अपने ग्वालियर ज़िले के हमारे क्षेत्र के अंतर्गत किसानों को इस योजना के बारे में विस्तार से समझाते हैं और दूसरे गांव में अन्य योजना इसी प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के बारे में दूसरे उद्योग भी स्थापित कराए हैं। जैसे अपना टोस्ट बनाने वाला बेकरी से संबंधित उद्योग रहता है, टोस्ट बनाने वाला उद्योग है और पास्ता बनाने वाला उद्योग है, गेहूं से आटा बनाने वाला उद्योग है और मसाला उद्योग है। ये अपने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उन्नयन योजना के अंतर्गत स्थापना करवाई है और उनको 35% अनुदान दिलवाया है और बैंक फाइनेंस से इनकी किस्त बनाकर इनको इनके आय कमाने का बहुत ही अच्छा धंधा प्रारंभ किया है। सरसों की फसल में जब 75% फलियां सुनहरे रंग की हो जाएं, तब फसल को काटकर, सुखाकर या मड़ाई करके बीज अलग कर लेना चाहिए। सरसों के बीज को अच्छी तरह सुखाकर ही भंडारित करना चाहिए। उपज की बात करें तो असिंचित क्षेत्रों में सरसों की उन्नत किस्मों का चुनाव कर इसकी पैदावार 20 से 25 क्विंटल तक तथा सिंचित क्षेत्रों में 25 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक प्राप्त हो जाती है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि कम लागत और कम समय में सरसों की फसल किसान भाइयों को आर्थिक लाभ देने वाली फसल है। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने सरसों की उन्नत खेती के बारे में जाना, किस तरह से हम इसकी खेती कर सकते हैं और अपनी आमदनी में बढ़ोतरी कर सकते हैं, इसको समझा है। उम्मीद करते हैं ये तमाम जानकारियां आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होंगी। तो आज के लिए तो बस इतना ही। तो इसी वादे के साथ अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर कुछ विशेष लेकर। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।